नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग यानी पुस्तकालय सूचीकरण। हमने वर्गीकरण पूरा कर लिया है और उसी सेकंड यूनिट का आगे टॉपिक है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। आपको वर्गीकरण अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने वर्गीकरण अच्छे से समझा होगा। आज हम पुस्तकालय सूचीकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए सूचीकरण का इतिहास के बारे में पढ़ते हैं ना। ये पुस्तकालय के अंदर क्यों आवश्यक हुआ, किस तरह से इसका इतिहास के दौरान बेस बना था। तो प्राचीन काल में पुस्तकों की संख्या भी सीमित होती थी। प्राचीन काल में पुस्तकों की संख्या सीमित होने के कारण उन्हें ग्रंथ को क्या समझा जाता था, कीमती समझा जाता था और उन्हें अलमारी में बंद किया जाता था। जिसके कारण पुस्तकालय का पहले उद्देश्य होता था पुस्तकों को खाली संरक्षित करना। अभी वर्तमान में तो उद्देश्य हो गया पुस्तकों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करता है, वही पुस्तकालय क्या कहलाता, सर्वश्रेष्ठ कहलाता। पुराने टाइम में पुस्तकालय प्राचीन काल में उद्देश्य होता था कि जो पुस्तकालय पुस्तकों को संरक्षित करना होता वही पुस्तकालय सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। ये पुराने टाइम का उद्देश्य था पुस्तकालय का। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया और कागज का आविष्कार हुआ, मुद्रण का आविष्कार हुआ। और उससे पहले पुराने टाइम में भी पुस्तकालय के लिए सूची का निर्माण किया जाता था, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग कहते थे। जिसे विस्तृत सूची, एक प्रत्येक पुस्तक की सूची बनाई जाती थी और विस्तृत सूची बनती थी, क्योंकि पहले पुस्तकों की संख्या भी क्या थी, सीमित थी। इसके कारण विस्तृत सूची हम बना सकते थे। फिर धीरे 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 पुस्तकों की संख्या बढ़ती गई। पुस्तकों की संख्या बढ़ने के कारण फिर परेशानी बढ़ी। इसके कारण फिर धीरे धीरे तालिका सूची बनाने लगे, है ना, इन्वेंट्री कैटलॉगिंग का निर्माण होने लगा। इसके कारण फिर पुस्तकालय के अंदर और फिर टाइम बीता गया और फिर पुस्तकालय के अंदर 20वीं सदी के आसपास पुस्तकालय को लेकर दृष्टिकोण चेंज हुआ। पुस्तकालय में पुस्तकों को उपयोग को लेकर दृष्टिकोण चेंज हुआ। पुस्तकों का उपयोग, फिर पुस्तकों का उद्देश्य पुस्तकों को संरक्षित करना नहीं रह गया था। फिर पुस्तकों का उद्देश्य हो गया था पुस्तकों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हुआ, यानी पाठक ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे पुस्तकों। ये उद्देश्य रह गया था 20वीं शताब्दी के आसपास। और फिर बाद में सूचीकरण, अभी तो वर्तमान टाइम में अगर पाठक को जरा सा भी उस पुस्तक या लेखक के बारे में जरा सा भी जानकारी है तो वो पुस्तक ढूंढ सकता है, क्योंकि प्रत्येक पुस्तक की 5 से 6 एंट्रियां बनती है और एंट्रियां सूचीकरण के द्वारा बनाई जाती है। तो ये बेसिक बातें थी, सूचीकरण का आवश्यकता क्यों पड़ी और किस तरह से इतिहास हुआ। पहले डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग बनी, फिर इन्वेंट्री कैटलॉगिंग बनी, फिर धीरे धीरे पर पुस्तक की 5 से 6 एंट्रियां बनने लगी और वर्तमान में पर पुस्तक की 5 से 6 एंट्रियां बनती है। अब देखिए पुस्तकालय में सूचीकरण का सामान्य अर्थ देखते हैं। सामान्य अर्थ क्या है सूचीकरण का? सूचीकरण का सामान्य अर्थ है प्रत्येक पाठक को संग्रहित, है पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री की सूचना प्रदान करती है। यही सूचीकरण करती है। सूचीकरण का कार्य यही है, प्रत्येक पाठक को पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री की सूचना प्रदान करती है। तो आप नोट कर लीजिए, पुस्तकालय सूचीकरण का कार्य पाठक को पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री की सूचना प्रदान करना। ये बेसिक अर्थ हो गया सूचीकरण का पुस्तकालय के अंदर, ये बेसिक अर्थ हो गया। अब देखिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सूचीकरण यानी कैटलॉगिंग। तो कैटलॉगिंग शब्द की उत्पत्ति, कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, किससे नहीं, ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा के कैटा प्लस लोगोस से मिलकर हुई। ये शब्द इससे मिलकर बना, किससे, कैटा प्लस लोगोस, ग्रीक भाषा के कैटा प्लस लोगोस से मिलकर क्या बना, कैटलॉग बना। अब देखिए आपको यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा की कैटा प्लस लोगोस से, ये बताना। और यहाँ पे आपको और क्वेश्चन वो एग्जामिनर आगे जाएगा तो और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपको, देखिए
कैटा का अर्थ पूछ सकता है आपको, अलग अलग कैटा का भी अर्थ पूछ सकता है, लोगोस का भी अर्थ पूछ सकता है। कैटा का अर्थ होता है के अनुसार या के द्वारा। ये क्या अर्थ हो गया? कैटा का अर्थ हो गया। फिर लोगोस का अर्थ हो गया। लोगोस का अर्थ है तर्कसंगत या क्रम, तर्कसंगत या क्रम यानी लॉजिकल या सीरीज यानी क्रम के अनुसार। इस तरह से इनका अर्थ हो गया अलग अलग लोगोस और कैटागट। अब देखिए, अब सामान्य अर्थ में इनकी परिभाषा क्या बन जाएगी? कैटलॉग की अर्थ, अब इन दोनों को जोड़ते हुए परिभाषा बनाते हैं। कैटलॉग की बेसिक डेफिनेशन बनाता हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, कैटलॉग का अर्थ क्या है? उन्हीं दोनों को जोड़ते हुए, तर्क संगत और के अनुसार को जोड़ते हुए डेफिनेशन बनाते हैं। तर्क संगत क्रम के अनुसार या के द्वारा भी कह सकते हैं, के अनुसार पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री की सूची तैयार करना। यह अर्थ हो गया सामान्य अर्थ। ये कैटलॉग का सामान्य अर्थ हो गया तर्कसंगत क्रम के अनुसार या फिर तर्कसंगत क्रम के द्वारा भी आप लिख सकते हो, द्वारा पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री की सूची तैयार करना। जो भी पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती है उसकी एक सूची तैयार करना ही क्या कहलाता है? कैटलॉग कहलाता है। अब कैटलॉग को किसी भी पुस्तकालय की कुंजी यानी की कहते हैं, क्या कहते हैं? कुंजी की या टूल या उपकरण कहा जाता है। पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री की सूची तैयार करना, ये तो कैटलॉग सामान्य अर्थ हो गया। और कैटलॉग को किसी पुस्तकालय की कुंजी या टूल भी कहा जाता है। और इन्हीं अर्थ को देखते हुए एंथोनी पेंजी ने क्या कहा था, यहां पे लिख रहा हूं मैं। एंथोनी पेंजी ने सूचीकरण को पुस्तकालय की नेत्रों की संज्ञा दी है। पुस्तकालय की नेत्रों की संज्ञा दी है। इन्हीं को देखते हुए यानी कुंजी या टूल को देखते हुए उन्होंने पुस्तकालय में एंथोनी पेंजी ने पुस्तकालय में सूचीकरण को नेत्रों की संख्या दी। तो नेत्रों की संख्या किसने दी थी सूची को? आप पूछ सकते हैं सूचीकरण को नेत्रों की संख्या देने वाला कौन था? तो एंथोनी पेंजी था। तो आप ये नोट कर लेना, एंथोनी पेंजी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं आप। अब ये तो बेसिक बातें हो गई, इन सूचीकरण का बेसिक बातें हो गई। इससे आपको समझने में और आसानी होगी सूचीकरण को, जो मैंने ये बेसिक बातें बताई हैं। आप तो एक तो ध्यान रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सूचीकरण का अर्थ को लेकर, और कैटा प्लस लोगास के अलग अलग अर्थ को लेकर भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। और ये किनसे मिलकर बना ये भी पूछ सकते हैं। और एंथोनी पेंजी ने सूचीकरण को नेत्रों की संख्या दी है, किसने दी थी ये भी पूछ सकते हैं। अब परिभाषा देखते हैं, अलग अलग विद्वानों ने डेफिनेशन दी थी सूचीकरण की, वो हम देख लें। आपने ये नोट कर लिया होगा। हेडिंग लगा दीजिए अब परिभाषा। पहली परिभाषा दी थी रंगनाथन ने,
रंगनाथन ने ये पुस्तकालय सूचीकरण के बारे में डेफिनेशन दी थी कि पुस्तकालय सूची किसी भी पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री की सूची होती है। किसी भी पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री की सूची क्या कहलाती है? सूचीकरण कहलाता है। तो आप नोट कर लीजिए, किसी भी पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री की सूची को सूचीकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सूचीकरण कहते हैं। यानी किसी भी पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री की सूची को सूचीकरण कहते हैं। दूसरी परिभाषा दी थी सीए कटर ने। किसने दी थी? सीए कटर ने, चार्ल्स सेमी कटर ने दी थी। चार्ल्स सेमी कटर ने कहा था पुस्तकालय सूची किसी निश्चित योजना अनुसार पुस्तकालय में संग्रहित ग्रंथों की सूची होती है। तो चार्ल्स सेमी कटर ने कहा था पुस्तकालय सूची किसी निश्चित योजना अनुसार पुस्तकालय में व्यवस्थित ग्रंथों की सूची को सूचीकरण कहते हैं। यानी पुस्तकालय सूची किसी निश्चित योजना अनुसार पुस्तकालय में व्यवस्थित ग्रंथों की सूची होती है, सूची है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप ध्यान रखना, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं सीधे सीधे। किसने कहा था कि सूची किसी निश्चित योजना अनुसार पुस्तकालय में व्यवस्थित पुस्तकों की सूची या ग्रंथों की सूची होती है? तो ये सी कटर ने कहा था। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप याद कर लेना। इससे डेफिनेशन को 100% क्वेश्चन मिलेगा इस डेफिनेशन को लेकर, क्योंकि डेफिनेशन को लेकर हमारे सिलेबस के अंदर टॉपिक दिया हुआ है। डेफिनेशन पहला यही दिया, कैटलॉगिंग, फिर डेफिनेशन लिखा इस तरह से। तो डेफिनेशन को लेकर 100% क्वेश्चन आएगा, और वो भी कोटेशन के रूप में पूछ सकते हैं आपको। किसने कहा था कि किसी निश्चित योजना अनुसार पुस्तकालय व्यवस्थित ग्रंथों की सूची को सूचीकरण कहा था? किसने कहा था? सी कटर। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए, एक परिभाषा और दी थी, वो जेडी ब्राउन ने दी थी। वो क्या दी थी वो देखते हैं। अब देखिए जेडी ब्राउन ने क्या परिभाषा दी थी वो देखते हैं। जेडी ब्राउन, जेम्स डब ब्राउन ने क्या परिभाषा दी? ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जेडी ब्राउन ने कहा था ग्रंथों तथा उसमें वर्णित विषय को खोजने के लिए सूची एक व्याख्यात्मक, तर्कसंगत तथा सुव्यवस्थित तालिका या पूंजी है। किसने कहा था तालिका या पूंजी? तो नोट कर लीजिए, ग्रंथों तथा उनमें वर्णित विषयों को खोजने के लिए सूची एक व्याख्यात्मक, तर्कसंगत, सुव्यवस्थित तालिका व पूंजी। जेम्स डब ब्राउन ने सब बातें लागू कर दी इस सूचीकरण को लेकर। सब बातें देखिए आप, ग्रंथों तथा उसमें वर्णित विषयों को खोजने के लिए सूची एक व्याख्यात्मक भी है, तर्कसंगत भी है, सुव्यवस्थित और तालिका व पूंजी है। तालिका और पूंजी। तो ये किसने कहा था कि सूची एक तालिका और पूंजी है? सीधा आपको क्वेश्चन पूछेगा, तालिका और पूंजी इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था? जेम्स डब ब्राउन ने। जेम्स डब ब्राउन ने उस ग्रंथों तथा उनमें वर्णित विषयों को खोजने के लिए सूची एक व्याख्यात्मक, तर्कसंगत, सुव्यवस्थित तालिका है। तो इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आप नोट कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। और ये भी कहा था कि सूची एक विशिष्ट ग्रंथालय में संग्रहित विषय सामग्री तक ही सीमित रहती है। एक विशिष्ट ग्रंथालय, प्रत्येक ग्रंथालय की अलग अलग सूची होती है, कैटलॉगिंग अलग अलग निर्माण होती है, तो ये विशिष्ट ग्रंथालय तक ही सीमित रहती है। तो आप ये भी नोट कर लीजिए, ये किसी विशिष्ट ग्रंथालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री तक ही सीमित रहती है।
सूची, ये सूची के बारे में किसने कहा था? ये भी जेम्स डक ब्राउन ने कहा था कि ये किसी विशिष्ट ग्रंथालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री तक ही सीमित रहती है, क्योंकि अलग अलग पाठ्य सामग्री के यानी अलग अलग पुस्तकालय के लिए अलग अलग सूची का निर्माण किया जाता है। अब देखिए ये अलग अलग विद्वानों की डेफिनेशन हो गई। अब हम सूचीकरण के बारे में आगे इसकी आवश्यकता पढ़ेंगे और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी सूचीकरण की पुस्तकालय के अंदर, वो देखते हैं। अब देखिए पुस्तकालय सूचीकरण की पुस्तकालय में आवश्यकता क्यों पड़ी वो देखते हैं। पहली आवश्यकता इसलिए पड़ी ओपन एक्सेस सिस्टम के कारण। ओपन एक्सेस सिस्टम के पढ़ने था, या इसको सबसे पहले किसने दिया था ओपन एक्सेस सिस्टम को? तो जेडी ब्राउन ने। आपको एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन, ये बता देना आप। मुक्त द्वार प्रणाली का, मुक्त द्वार प्रणाली के कारण सूचीकरण का महत्व तो और भी बढ़ जाता है। अब ओपन एक्सेस सिस्टम होगी, मुक्त द्वार प्रणाली के कारण और भी महत्व तो इसलिए बढ़ जाता है, जब भी पाठक पुस्तकालय में आएगा, जब उसको पुस्तक मिलेगी नहीं तो वो मन में धारणा बना लेगा कि इस पुस्तकालय में कुछ भी उपलब्ध नहीं है मेरे लिए, तो उपलब्ध नहीं है। तो इसी धारणा को खत्म करने के लिए सूचीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करेगा, अगर पहले से ही उस पुस्तक की उपलब्ध नहीं है, कोई पाठक ले गया, लेकिन सूचीकरण का कैटलॉगिंग कार्ड होगा, वो वहां पे उपलब्ध होगा पुस्तक का, वो उस कार्ड को देखकर बता सकता है कि ये पुस्तक किसी को इश्यू हो गई है, या कर्मचारी उसको देखकर बता सकता है कि ये पुस्तक किसी अदर पाठक को इश्यू हो गई है। तो इसलिए ये पुस्तक जब भी आएगी आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं, उस पुस्तक का रिजर्व भी करवा सकते हैं और आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। तो ये सूचीकरण के कारण ही संभव हुआ, इसलिए ओपन एक्सेस सिस्टम के कारण सूचीकरण का महत्व तो और भी बढ़ जाता है। दूसरा है पाठकों के विभिन्न अभिगम या अप्रोच क्या होते हैं? पाठक द्वारा पुस्तक को खोजने की संभावना। अप्रोच का तात्पर्य यानी किस पाठक किस हिसाब से पुस्तक को खोज सकता है, पुस्तकालय में ढूंढ सकता है, वही अप्रोच। और इन अप्रोचों को कौन संतुष्ट करता है? सूची कैटलॉगिंग संतुष्ट करती। कैसे करती है? जैसे अप्रोचों के कारण पाठक कैसे ढूंढ सकता है पुस्तक को? लेखक के नाम से भी ढूंढ सकता है, सब्जेक्ट के नाम से, टाइटल एंट्री में जाकर भी ढूंढ सकता है, और फिर सीरीज वाली एंट्री में, कोलिब्रेटर एंट्री में। इस तरह से पाठक के विभिन्न अप्रोच पूरे हो जाएंगे। यानी ये अप्रोच कौन पूरी करता है? सूचीकरण के कारण ये अप्रोच पूरे हुए, इसलिए हमें सूचीकरण की आवश्यकता पड़ी। तीसरा है ग्रंथ चयन तथा अर्चन विभाग, यानी बुक सिलेक्शन है। बुक सिलेक्शन के लिए सूची बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई पुस्तकालय के अंदर नई पुस्तक मंगवाई जाती है तो पुस्तकालय अध्यक्ष क्या करता है? सूची का एक लिस्ट बनवाता है पुस्तकों की, जो पुस्तकें मंगवानी लिस्ट बनवाता है। लिस्ट बनवा के जो डिमांड होती है, फिर वो क्या करता है? सूची को चेक करता है कि पहले से ही कोई पुस्तक उपलब्ध है कि नहीं है। अगर उपलब्ध है तो वो पुस्तक को हटा देता है, अगर नहीं है तो उसको मंगवा देता है। तो ये सूचीकरण इस तरह से पुस्तक चयन में भी सहायता करती है। और अर्चन विभाग, अगर पुस्तक आ गई है, मंगवा दी, अगर 2 कॉपी मिल गई है तो अर्चन विभाग क्या करेगा? चेक करेगा पहले से और पुस्तक उपलब्ध है कि नहीं थी, और आ गई है तो उसको वापस भेज देगा। तो ये एक्विजिशन डिपार्टमेंट भी सहायक होती है सूचीकरण, इसलिए पुस्तक अर्चन चयन तथा अर्चन विभाग में भी सहायक होती है। चौथा है आदान प्रदान विभाग। आदान प्रदान विभाग में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी पाठक पुस्तकालय में पुस्तक लेने आता है तो वो सबसे पहले सूची देखकर ही पुस्तक को, कैटलॉगिंग देखकर ही पुस्तक को लेता है। अगर उसको पुस्तक नहीं मिलती है तो फिर वो सूची देखेगा। अगर पुस्तक नहीं मिलेगी तो सूची देखेगा, सूची देखने पर भी नहीं मिली पुस्तक तो भी वो क्या करेगा? पुस्तक को सूची के द्वारा रिजर्व करवा सकता है, यानी बुक का रिजर्व पहले से मिल जाएगी, और वो आने पर वो पाठक द्वारा वापस पुस्तकालय में लौटाने पर दूसरे पाठक को पुस्तक मिल जाएगी। तो इस तरह से पुस्तक का रिजर्वेशन करवा सकता है पाठक। तो रिजर्वेशन करवाने के लिए रिजर्वेशन करवाने के उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बी स्पीकिंग। एक वर्ड यूज किया गया उस रिजर्वेशन के लिए, आप नोट कर लेना। पुस्तक रिजर्व करने के लिए बी स्पीकिंग ये वर्ड यूज किया गया। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं पुस्तक का रिजर्व कराने के लिए या पुस्तक का आरक्षण करवाने के लिए लाइब्रेरी में वर्ड यूज किया गया है बी स्पीकिंग। तो इस तरह से उस पुस्तक का वो रिजर्व करवा लेगा, इसके कारण उसको पुस्तक बाद में आने पर मिल जाएगी। ये किसके कारण संभव हुआ? ये सब सूचीकरण के कारण। अगर ये पुस्तक का बारे में अगर उसको जानकारी कम है, अगर पाठक को जानकारी कम है तो क्या करेगा कर्मचारी? वो कैटलॉगिंग देकर पूरी पूर्ण जानकारी के साथ उसकी पुस्तक को रिजर्व करेगा। तो ये भी संभव किससे हुआ? आदान प्रदान विभाग में, इसलिए सूचीकरण की आवश्यकता हुई। 5वां है तकनीकी विभाग। तकनीकी विभाग में 2 ही कार्य होते हैं, एक तो कैटलॉगिंग होता है, सूचीकरण का निर्माण होता है, प्रविष्टियां बनती है, एंट्रियां बनती है, एक क्लासिफिकेशन बनता। दोनों में एक रूपता बनाए रखने के लिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए, यानी क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग में, इसलिए हमें सूचीकरण की भी आवश्यकता पड़ती है। जब भी पुस्तकालय के अंदर नई पुस्तक आती है, कोई मतलब पहले से उपलब्ध पुस्तक है, उसकी 2-3 प्रतियां और आई,
तो उनको सेम क्लास नंबर प्रदान करने के लिए हम सूचीकरण में से एंट्री में जाएंगे, वहां से देखेंगे उस पुस्तक को पहले क्या क्लास नंबर प्रदान किए गए थे, अब क्या प्रदान करने हैं, वही सेम क्लास नंबर एंड कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए हमें सूचीकरण की आवश्यकता पड़ी। और अब सूचीकरण के लिए भी अगर पुस्तक अगर एक ही लेखक की पहले से पुस्तक उपलब्ध है, अब उसी लेखक की और पुस्तकें आई है, तो उस लेखक नाम से जो एंट्री बनी उसको देखकर ही हम पता कर सकते हैं, उसी हिसाब से उसको एंट्री आने वाली पुस्तकों की एंट्री बनानी। तो ये भी सूचीकरण के द्वारा तकनीकी विभाग में ये सूचीकरण के द्वारा संभव हुआ है। इसलिए हमें तकनीकी विभाग में आवश्यकता पड़ी सूचीकरण की आवश्यकता हुई। और शोध विभाग रिसर्च स्कॉलर, जब भी पुस्तकालय में कोई रिसर्च स्कॉलर आता है तो वो एक लिस्ट मांगता है सारी पुस्तकों की, तो लिस्ट मांगता है तो कर्मचारी क्या करता है, कैटलॉगिंग कार्ड देकर उस पुस्तक की यानी लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग कार्ड देकर उस पुस्तकों की सारी लिस्ट उसको अवेलेबल करवा सकता है। तो ये यहाँ पर भी सूचीकरण की बहुत महत्व है। और संदर्भ विभाग, कोई भी रेफरेंस लाइब्रेरियन पुस्तकालय में उपलब्ध जितनी भी पाठ्य सामग्री होती है ना, उनको कंटेस्ट नहीं कर सकता। तो कंटेस्ट नहीं कर सकता, कितना भी विद्वान हो, कुछ भी हो, वो सारी पाठ्य सामग्री को कंटेस्ट नहीं कर सकता। इसके लिए वो पाठकों के विभिन्न अप्रोच को पूरा करने के लिए वो भी सूचीकरण का उपयोग करेगा। तो ये मैंने आपको सूचीकरण के विभिन्न आवश्यकताएं बताई है, जो 7 आवश्यकताएं हैं इनको मैंने समझा दिया आपको पॉइंट टू पॉइंट, आप इनको नोट कर लेना और इनके साथ एक एक पॉइंट लिख लेना, मैंने जिस हिसाब से बताया है वो आप नोट कर लेना। बाकी इन पॉइंटों को ध्यान रखना है, हमें इन पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे हमारे की आवश्यकता क्यों पड़ी, ओपन एक्सेस सिस्टम के कारण यानी ओपन मुक्त द्वार प्रणाली हो गई, उसके कारण हमें आवश्यकता पड़ी पाठकों के विभिन्न अप्रोच को पूरा करने के लिए, और ग्रंथ चयन तथा अर्जन विभाग के लिए, आदान प्रदान विभाग, तकनीकी विभाग, शोध विभाग तथा संदर्भ विभाग, ये थी आवश्यकताएं। ये 7 आवश्यकताएं आप नोट कर सकते हैं। आपने ये आवश्यकताएं नोट कर ली होगी। अब हम उद्देश्य देखते हैं, है ना, इसके उद्देश्य क्या है, पर्पस देखते हैं, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के पर्पस देखते हैं। तो आप हेडिंग लगा दीजिए उद्देश्य। तो रंगनाथन ने क्या उद्देश्य बताए थे? रंगनाथन ने सूचीकरण के उद्देश्य के लिए अपने पुस्तकालय नियम के 5 सूत्र दिए, उनमें से 2 नंबर सूत्र 3 और 4 नंबर सूत्र, 3 सूत्रों का उन्होंने यूज किया। यानी तो रंगनाथन के अनुसार उद्देश्य क्या थे? रंगनाथन के अनुसार रंगनाथन ने क्या किया? पुस्तकालय विज्ञान के तृतीय सूत्र और चतुर्थ सूत्र का उपयोग किया। यानी लाइब्रेरी कैटलॉग उद्देश्य बताने के लिए उन्होंने आपको एग्जाम पूछ सकते द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सूत्र का उपयोग किया। दूसरा सूत्र कौन सा था? प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, यही था। प्रत्येक पाठक को सूचीकरण की हुई रहेगी तो प्रत्येक पाठक को 100% पुस्तक मिलेगी ढंग से, अगर एक साइंटिफिक तरीके से सूचीकरण रहेगी तो। और तीसरा था प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, इसी का रिवर्स है, सेकंड वाले का तीसरा रिवर्स है, उल्टा है। और चौथा था पाठक का समय बचाएगा, पाठक का समय बचाए। इन तीनों सूत्रों की अप्रोच यानी अभिगम को पूर्ति के लिए, यानी इन सूत्रों के पूर्ति का यानी कैटलॉगिंग की आवश्यकता यानी उद्देश्य को बताया गया इन सूत्रों की पूर्ति के माध्यम से रंगनाथ ने ये बताया था। प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले और पाठक का समय बचाया जाए, इन तीनों सूत्रों के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। अब देखिए सीए खट्टर ने क्या उद्देश्य बताए थे। सीए खट्टर के उद्देश्य देखते हैं। सीए खट्टर के अनुसार लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के क्या उद्देश्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है सीए खट्टर वाले उद्देश्य, और इसमें से आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस ज्यादा है। सीए खट्टर एक बुक आई थी, सीए खट्टर की एक बुक आई थी, रूल्स ऑफ डिक्शनरी, इंपॉर्टेंट बुक है, डिक्शनरी कैटलॉग।
ये आई थी 1876 में, और इसी बुक में उद्देश्य बताए थे। इसी बुक में उद्देश्य यानी पुस्तकालय सूचीकरण के उद्देश्य बताए, उद्देश्य बताए। अब देखिए, आप एक नोट डायरेक्ट अलग से लिख दिए 1876 डेट को लेकर आप 3-4 पॉइंट याद कर सकते हो। 1876 जैसे मैं बताता हूँ आपको, वैसे जैसे यहाँ पे लिख लीजिए आप। 1876 में सबसे पहले क्या हुआ था, डीडीसी का पब्लिश हुई थी, डीडीसी का पब्लिकेशन हुआ था सबसे पहले 1876 में। फिर 1876 में लाइब्रेरी जनरल पत्रिका का प्रकाशन किया था। किसने किया था? मेलविल डेवी ने। 1876 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, और 1876 में ही क्या हुआ था, डिक्शनरी ऑफ रूल्स एंड रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉगिंग बुक आई थी सी.ए. कटर की, चार्ल्स एम.ई. कटर की। ये भी पुस्तक पूछ सकते हैं आपको कब आई। तो ये 3 डेट को लेकर 3-4 पॉइंट आप याद कर सकते हो इस तरह से। और एक 1882 में, एक 1882 की डेट भी आप याद करना चाहो तो लाइब्रेरी ब्यूरो नामक संस्था की स्थापना की थी। किसने की थी? ब्यूरो नामक संस्था की स्थापना, ब्यूरो नामक संस्था की स्थापना की थी। संस्था की स्थापना ये मेलविल डेवी ने की थी। ये भी मेलविल डेवी ने, आप ये भी नोट कर सकते हो एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में। अब वो इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन मिल सकता है, आपको ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन मिल सकता है। डेट को लेकर, ये डेट को लेकर भी मिल सकता है, 1882 लाइब्रेरी ब्यूरो को लेकर भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, वापस अपन आ जाते हैं, उद्देश्य पर आ जाते हैं। ये तो पॉइंट हो गए, बता दिए मैंने 1876 की डेट आई थी आपको। तो अब बताइए, अब सी.ए. कटर ने कहा था सूची किसी भी पाठक को अभिष्ट ग्रंथ प्राप्त करने में सहायता करती है यदि उसे पॉइंट 1 क्या बताओ, उस बुक का ऑथर बताओ। क्या बताओ? ऑथर बताओ। यदि उसे, दूसरा पॉइंट, ऑथर नहीं बताओ तो उसे क्या पता होना चाहिए? कम से कम उसे टाइटल बताओ, या फिर क्या बताओ उसे? सब्जेक्ट बताओ। इन तीनों में से, यानी ऑथर भी पता हो, या टाइटल पता हो, या सब्जेक्ट पता हो, इन तीनों में से एक भी अगर किसी पाठक को पता हो, इन तीनों में से एक भी पता हो, तो पाठक को पुस्तक मिलने में सूची सहायता करती है। इन तीनों में से एक का पता होना जरूरी है। तो आपको पूछ सकते हैं कि किसने कहा था कि किसी भी पाठक को अभिष्ट ग्रंथ प्राप्त करने में सूची सहायता करती है। सूची किसी भी पाठक को अभिष्ट ग्रंथ प्राप्त करने में सहायता करती है। उसे यदि क्या बताओ, यदि उसे ऑथर बताओ उस बुक का, या टाइटल बताओ, या सब्जेक्ट बताओ, इन तीनों में से एक पता हो तो उसे बुक आसानी से मिल जाती है। तो ये किसने कहा था? ये सी.ए. कटर के 3 उद्देश्य थे। देखो, ऑथर, टाइटल या सब्जेक्ट, इन तीनों में से एक पता होना चाहिए। इस तरह से आप उद्देश्य बताए सी.ए. कटर के। और उद्देश्य एक बताया था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सूची ये बताती है किसी पाठक को, सूची ये बताती है किसी पाठक को कि पुस्तकालय में किसी विशिष्ट लेखक के किसी विशिष्ट विषय पर कौन कौन सी पुस्तक उपलब्ध है, ये भी सूची बताती है।
क्योंकि लेखक नाम से, विशिष्ट लेखक नाम से ऑथर एंट्री बनती है, उसे पता लग जाता है कि किसी विशिष्ट विषय पर उस लेखक की कौन कौन सी पुस्तकालय के अंदर उपलब्ध है। ये सूची के माध्यम से संभव हुआ। ये तो थे सूचीकरण के उद्देश्य इंपॉर्टेंट। अब सूचीकरण के अपन कार्य देखते हैं। तो हेडिंग लगा दीजिए सूचीकरण के कार्य। अब सूचीकरण के कार्य देखते हैं। अब सूचीकरण के कार्य सेरा तथा ईगन के अनुसार, दो वैज्ञानिक थे, सेरा तथा ईगन के अनुसार क्या कार्य है, तो आप नोट कर लीजिए। सूची पाठक को ये बताती है कि किसी विशिष्ट विषय पर तथा किसी शीर्षक पर पुस्तकालय पाठ्य सामग्री उपलब्ध है या नहीं। अगर है तो जब पाठक द्वारा मांगी जाती है या डिमांड की जाती है, मांगी जाती है, तो तब उपलब्ध है या नहीं, तब उपलब्ध है या नहीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट कार्य है सूचीकरण का। सूचीकरण के माध्यम से ही पाठक को पता चलता है कि पुस्तकालय में पुस्तक तो उपलब्ध है, लेकिन किसी पाठक को दूसरे पाठक को इसी हो गई। तो अगर ये सूचीकरण नहीं होता तो आप सोचिए, पाठक जब पुस्तकालय में आता तो उसको क्या पता चलता, उसके मन में यही धारणा बैठ जाती कि इस पुस्तकालय में मेरे लिए कोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। लेकिन सूचीकरण के द्वारा उसको पता चल जाता है कि पुस्तकालय में पुस्तक तो उपलब्ध है, किसी को इसी हो गई। इसलिए वो जब उस पुस्तक को भी इसकी रिजर्व करा सकता है, पुस्तक को रिजर्व करवा सकता है। जब 4-5 दिन 10 दिन बाद जब भी पुस्तकालय कर्मचारी बता देंगे उसको पुस्तक आएगी, वापस पुस्तकालय लौटाई जाएगी, तो उसको उपलब्ध हो जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण कार्य है सूची। ये बताती है कि किसी विशेष विषय पर तथा किसी शीर्षक पर पुस्तकालय पाठ्य सामग्री उपलब्ध है अगर या नहीं है। अगर है तो जब पाठक द्वारा, अगर तो जब पाठक द्वारा, है ना, पाठक द्वारा मांगी जाती है, पाठक द्वारा मांगी जाती है तब उपलब्ध है या नहीं। जब जिस समय पाठक मांगता है उस समय पुस्तकालय में उपलब्ध है या नहीं है, ये कौन बताती है, ये सूची बताती है हमें। तो ये सेरा ईगन ने एक सूची के महत्वपूर्ण कार्य बताए थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए लाइब्रेरी कैटलॉगिंग तथा बिब्लियोग्राफी में डिफरेंस देखते हैं। दोनों ही एक ग्रंथ सूची है, एक पुस्तकालय सूची है, दोनों सूची है, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो हम देखते हैं। उससे आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा और दोनों का अलग अलग अर्थ आपको समझ में आएगा। तो एक तरफ आप नोट कर लीजिए लाइब्रेरी, एक तरफ आप नोट कर लीजिए लाइब्रेरी कैटलॉग, और एक तरफ आप नोट कर लीजिए बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी तो आप पहला तो अंतर यही है कि लाइब्रेरी कैटलॉगिंग शब्द कैटा प्लस लोगा से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के शब्द। तो पहला अंतर क्या है, पहला अंतर है लाइब्रेरी, आप यह कह सकते हो कैटालॉग शब्द ग्रीक भाषा के कैटा प्लस लोगा से मिलकर बना है, लोगा से मिलकर बना है। लेकिन बिब्लियोग्राफी शब्द भी ग्रीक भाषा से बना है, लेकिन वो बिब्लियोन से मिलकर बना है। बिब्लियोग्राफी जिसको ग्रंथ सूची कहते हैं हिंदी में, या वार्डगम्य सूची भी कह सकते हैं, और इसको तो आपको पता ही है पुस्तकालय सूची।
बिब्लियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के बिब्लियन से बना है। याद रखना, नॉट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं किससे बना है, ग्रीक भाषा के बिब्लियन से बना है। जिसका अर्थ क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बिब्लियन का अर्थ, जिसका अर्थ होता है पुस्तकों के भंडार से, पुस्तकों के भंडार से, स्टोरेज से संबंधित है। क्या हो गया, ग्रंथ या पुस्तकों के भंडार से, या आप ग्रंथ लिख दो, इंपॉर्टेंट है, ग्रंथ लिखना अच्छा रहेगा। ग्रंथों के, जिसका अर्थ ग्रंथों के भंडार से है या पुस्तकों के भंडार से है, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। ग्रंथों के भंडार से, पुस्तकों के भंडार से है, ये कुछ भी लिख सकते हो। तो ये अर्थ हो गया। और इधर क्या अर्थ हो गया कैटलॉगिंग का, तर्क संगत के अनुसार पाठ्य सामग्री की सूची तैयार करना, ये अर्थ हो गया किसका, कैटलॉग का। और इसका क्या होता है, ग्रंथों के भंडार से, स्टोरेज से संबंधित हो गया। अब दूसरा अंतर देखिए दोनों में, पुस्तकालय सूची क्या होती है। पुस्तकालय सूची किसी पुस्तकालय में उपलब्ध ग्रंथों की सूची होती है, यानी सिर्फ पुस्तकालय सूची, उस पुस्तकालय में उपलब्ध ग्रंथों की सूची होती है। लेकिन बिब्लियोग्राफी क्या होती है, यानी ग्रंथ सूची, या आप बिब्लियोग्राफी कह सकते हो। बिब्लियोग्राफी ग्रंथों की सूची होती है, यानी पुस्तकों की सूची, ये भी पुस्तकों की सूची होती है, लेकिन किसी संस्था या प्रकाशक या सप्लायर की सूची होती है, या किसी संस्था की सूची होती है, या प्रकाशक की सूची होती है। जो पब्लिशर होता है, बुक का पब्लिश करता है, वो सूची निकालता है बिब्लियोग्राफी सूची, क्योंकि उनके पास जितनी भी बुकें उपलब्ध होती है उनके लिए वो सूची निकालता है, उनकी सूची ये होती है। अब पुस्तकालय सूची का उद्देश्य क्या हो गया, पुस्तकालय सूची का उद्देश्य हो गया पुस्तकालय के नियमों को, 5 नियमों को संतुष्ट करना है, पुस्तकालय के जितने भी लॉ उनको संतुष्ट करना। लेकिन बिब्लियोग्राफी सूची के उद्देश्य अलग अलग है, उसके प्रकार पर, यानी बिब्लियोग्राफी कैटलॉगिंग के उद्देश्य उसके प्रकार पर निर्भर करता है, किस प्रकार की ये सूची। जैसे ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, व्यापारिक, तो व्यापार से संबंधित उससे बिब्लियोग्राफी सूची बनाएंगे। और अगर नेशनल बिब्लियोग्राफी है तो एक राष्ट्रीय अलग, तो आप ये भी एक उद्देश्य, दोनों का अलग अलग नोट। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हुए देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कैटलॉगिंग कोड, सूची संहिता का विकास, यानी अलग अलग डेवलपमेंट कोड, अलग अलग विद्वानों में अलग अलग कोड दिए हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। एक तरफ आपको पुस्तकालय सूची संहिता यानी लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोड दिए हुए हैं, एक तरफ ईयर, जिस वर्ष को निकाले गए कैटलॉगिंग कोड, उनके निर्माता एंड डेवलपर कौन कौन से है उनके दिए हुए। पहला कोड है ब्रिटिश म्यूजियम कोड, इंपॉर्टेंट है, डेट टू डेट आपको इनको क्वेश्चन डे टू डेट याद करना, इनको क्वेश्चन आपको डेट को लेकर पूछ सकते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम कोड, ब्रिटिश म्यूजियम कोड कब आया था, 1841 को। इसके निर्माता या डेवलपर कौन थे, एंथोनी पेंजी थे। दूसरा कोड था चार्ल्स, और ब्रिटिश म्यूजियम कोड में आपको नियम पूछ ले, रूल कितने थे, इनके अंदर 91 रूल थे, आप नोट कर लेना, 91 रूल थे ब्रिटिश म्यूजियम कोड के अंदर। और चार्ल्स सी जेवेट कोड कब आया था, 1852 में सी जेवेट ने दिया था। तो आपको ये सीधा नाम याद रखना और डेट याद रखनी है और कौन निर्माता थे, और इनके तो नाम पर ही देख लो, जेवेट कोड, ब्रिटिश म्यूजियम कोड, एंथोनी पेंजी, जेवेट कोड, तो इनके जेवेट के नाम पर ही रखा गया इनका नाम। और रूल्स फॉर, ये देखो इनकी फुल फॉर्म नोट करना, मैंने शॉर्ट में लिखा है, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगिंग कोड, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगिंग कोड, यानी रूल्स आर का रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगिंग कोड कब आया था, 1876 में सीए कटर ने। इसके अंदर कितने टोटल नियम थे, 205। इसके अंदर शुरुआती तौर पर नियम पूछे तो 205 नियम थे इसके अंदर। और किसने दिया था, सीए कटर ने, चार्ल्स एम कटर ने दिया था। फिर आया था द पर्सियन इंस्ट्रक्शन कोड, द पर्सियन इंस्ट्रक्शन कोड 1899 के अंदर आया था, और किसने दिया था, पर्सियन ने दिया था।
फिर डाई झटका कोड 1886 के अंदर डाई झटका ने दिया था, डाई झटका ने 1886 का। और फिर आया था एंग्लो अमेरिकन कोड AAC, एंग्लो अमेरिकन कोड। एंग्लो अमेरिकन कोड कब आया था? 1908 के अंदर। एंग्लो यानी ALA ने दिया था, यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और LA यानी यूके वाली लाइब्रेरी एसोसिएशन ने दिया था। और इसके बाद आया था वेटिंगन कोड। वेटिंगन कोड 1931 के अंदर वेटिंगन ने दिया था, वेटिंगन कोड 1931 में आया था। फिर इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को तो अपन को पढ़ना ही है डिटेल्स, इन तीनों कोड को तो अपन को, जैसे CCC क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड अपन के भारत का था, एकमात्र रंगनाथन भारत के रंगनाथन ने निवासी ने, बाकी सभी विदेशी है। तो CCC क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड कब आया था? 1934 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1934 के अंदर। और कौन देने वाले थे? रंगनाथन। कहाँ के थे? भारत के। और दूसरा था, फिर कोड आया था ACCR फर्स्ट, ACCR फर्स्ट एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स फर्स्ट। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल फर्स्ट कब आया था? आपको डेट 1967 के। इसको देने वाले ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, LA लाइब्रेरी एसोसिएशन, कनाडियन लाइब्रेरी और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इनको दिया था। इन तीनों चारों ने मिलकर इनको बनाया था। और फिर 10वां है ACCR 2, यानी इसका सेकंड, इसको बना तो दिया लेकिन ये आगे चल नहीं पाया, इसको इतना डेवलप नहीं कर पाए। फिर उन्होंने एक ACCR 2 निकाला था, ACCR 2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 निकाला। इसका एक खुद का भी ये एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स कब आया था? 1978 के अंदर। 1978 के अंदर आया गया था। और इनको बनाने वाले कौन थे? ALA, OLA, कनाडियन लाइब्रेरी और ब्रिटिश लाइब्रेरी ने मिलकर इनको बनाया था। लेकिन इसका रिवाइज एडिशन आया था वापस 1988 के अंदर पूछे तो। इसका रिवाइज एडिशन ACCR 2 यानी ACCR 2 का रिवाइज एडिशन कब आया था आपको पूछे तो 1988 के अंदर रिवाइज एडिशन आपको बताना है। फिर आया था मार्क फर्स्ट, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग मार्क फर्स्ट कब आया था? 1967 के अंदर। इसको डेवलप करने वाला लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस थी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। फिर इसी का मार्क सेकंड निकला था 2 साल बाद इसके, 1968 के अंदर। 1968 के अंदर निकला था मार्क सेकंड है, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग सेकंड का किसने दिया था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने। फिर आया था यूनिमार्क यानी यूनिवर्सल मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। यूनि का मतलब यूनिवर्सल है, नाम इसका यूनिवर्सल। कब आया था? 1977 के अंदर। किसने दिया था? IFLA ने दिया था, यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन इसका फुल फॉर्म है। इस IFLA की स्थापना 30 सितंबर 1927 को हुई थी। कब हुई थी? 30 सितंबर 1927 को हुई थी। आया था मार्क 21 कब आया था? 1999 के अंदर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने। इसको मार्क 21 को आप नोट कर लेना, US मार्क प्लस कनाडियन मार्क एंड कैन मार्क को मिलाकर बनाया था। इन दोनों को मिलाकर ये नया मार्क बना दिया, मार्क 21। US मार्क और कनाडियन मार्क को मिलाकर बनाया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मार्क 21 किससे मिलकर बना है? कनाडियन मार्क और US मार्क से। कब बना है? 1999 के अंदर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने बनाया था। एक था CCF की फुल फॉर्म है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकते हैं। कब आया था? 1984 के अंदर। किसने बनाया था? यूनेस्को ने बनाया था। तो ये डेवलपमेंट ऑफ कैटलॉगिंग कोड थे। और हमने आज कैटलॉगिंग के बारे में, पुस्तकालय सूचीकरण के बारे में बेसिक जानकारी पूरी पढ़ ली है। सबसे पहले हमने उसका इतिहास के बारे में पढ़ा, क्यों जरूरत पड़ी, फिर हमने उसकी आवश्यकताएं पढ़ी, फिर हमने उसके कार्य भी पढ़े, फिर उसके उद्देश्य भी पढ़े, फिर हमने ये डेवलपमेंट ऑफ कैटलॉगिंग कोड के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर CCC और इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। CCC के बारे में, ACCR फर्स्ट के बारे में, ACCR 2 के बारे में, इनके बारे में पढ़ना और इनसे हम एंट्रियां बनाना सीखेंगे। एंट्रियां कैसे बनती है और एंट्रियां कितने प्रकार की होती है, वो सब इनके बारे में सीखेंगे। कैटलॉगिंग कार्ड क्या होता है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।